गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की इस क्लास में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल। हम लोग तीन चैप्टर अब तक ख़त्म कर चुके हैं, है ना। क्लास 12th का 3 चैप्टर अब तक हम लोगों का हो चुका है, जिसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले हमने वैद्युत रसायन पढ़ाया था, उसके बाद ठोस अवस्था पढ़ाया, उसके बाद विलियन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया और उसको भी लास्ट क्लास में ख़त्म किया है। आज हम लोग नए चैप्टर, नए फिजिकल के क्लास 12th के भौतिक रसायन के चौथा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। वैसे आपकी बुक में ये तीसरा चैप्टर है, क्योंकि चौथा चैप्टर है, क्योंकि हमने सबसे पहले वैद्युत रसायन ले लिया था, तो वैद्युत रसायन तीसरा चैप्टर है ना। उसके बाद पहला चैप्टर हमने पढ़ा ठोस अवस्था, दूसरा चैप्टर पढ़ा विलयन। अब आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, लेसन 4, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। देखिए ये है क्या चीज। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान के प्रमुख भाग भौतिक रसायन। रसायन विज्ञान में 3 भाग होते हैं: भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन का वह चैप्टर है ये जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। दर का मतलब वेग। हर अभिक्रिया के होने की एक चाल होती है, एक वेग होता है, स्पीड होता है, कितने स्पीड से अभिक्रिया हो रही होगी। तो अभिक्रिया की दर है क्या चीज, ये इस टॉपिक में समझेंगे हम लोग। दूसरी बात, उस अभिक्रिया की वेग यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सा ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, या किसी अन्य कारक का क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया की दर पर। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इस टॉपिक में हम लोग अध्ययन करते हैं वो है अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म। तो जिस शाखा में, भौतिक रसायन की जिस शाखा में इन 3 बातों का अध्ययन किया था, कौन कौन सी 3 बात? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, और अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो उस शाखा को हम लोग कहते हैं रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। मैं आपको लिख के बता देता हूं। भौतिक रसायन, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम किसी अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं। क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं। रासायनिक
बलगतिकी, बलगतिकी कहलाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। तो तीन बातों का अध्ययन करेंगे, है ना। पहला अभिक्रिया की दर, दूसरा दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, और तीसरा अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म। इन तीन बातों के बारे में जिस शाखा में, भौतिक रसायन की जिस शाखा में हम ये तीन बातों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को ही हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। अब अगर सबसे महत्वपूर्ण बात है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की वेग, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे तो अभिक्रियाओं का अध्ययन हम अभिक्रिया की दर के आधार पर करेंगे, वेग के आधार पर। तो अभिक्रिया की दर के आधार पर, अभिक्रिया की दर के आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं। पहला देखिए, अति मंद अभिक्रिया। ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो सालों साल बीत जाता है लेकिन अभिक्रिया पूरी नहीं हो पाती, मतलब बहुत मंद गति से ये अभिक्रियाएं होती हैं, है ना। तो जब हम इन अभिक्रियाओं में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतना टाइम लग जाता है कि टाइम का हम निर्धारण नहीं कर पाते, टाइम का कैलकुलेशन नहीं कर पाते। जब टाइम का निर्धारण नहीं कर पाएंगे तो अभिक्रिया की दर का आकलन हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इन अभिक्रियाओं के बारे में इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे। दूसरा अभिक्रिया जो है अति तीव्र अभिक्रिया। अति तीव्र अभिक्रिया ये इतनी तेजी से होते हैं कि जैसे अभिकारकों को मिलाएंगे तुरंत रिएक्शन खत्म, मिलाते ही अभिक्रिया हो गई। तो इस इतनी जल्दी हो जाते हैं सेकंड के 10वें 20वें हिस्से में कि हमें यहां भी टाइम का नहीं पता चल पाता कि कितने समय में अभिक्रिया पूर्ण हुई। तो जब हम समय का निर्धारण नहीं कर सकते, अभिक्रिया के पूर्ण होने का समय निर्धारित नहीं कर सकते, तो अभिक्रिया की दर का आकलन करना नामुमकिन है। इसलिए इन अभिक्रियाओं का अध्ययन हम रासायनिक बलगतिकी में नहीं करते। तीसरी अभिक्रिया है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया का ही अध्ययन रासायनिक बलगतिकी में किया जाता है क्योंकि ये मॉडरेट और मिजरेबल रेट से होते हैं, मंद गति से होते हैं। मतलब एक निश्चित समयांतराल में अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी और उस समयांतराल का मापन संभव है। भाई 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 घंटे, 10 घंटे, अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी निश्चित समय में। इसलिए इन अभिक्रियाओं की ही हम चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। मंद अभिक्रियाओं, हमें इसी अभिक्रिया से मतलब है जिसका हम रेट यानी कि दर यानी कि वेग, अभिक्रिया का वेग हम निर्धारित कर सकें, उन्हीं अभिक्रियाओं का अध्ययन हम रासायनिक बलगतिकी में करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रासायनिक बलगतिकी में जो सबसे पहली बात का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है अभिक्रिया की दर यानी अभिक्रिया का वेग। तो आइए बात करते हैं अभिक्रिया के वेग के बारे में।
अभिक्रिया की दर इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो एक अभिकारक है, मान लो एक उत्पाद है। तो प्रारंभ में जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो एक ही कुछ ना कुछ सांद्रता होगी, और 10 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद या 10 मिनट बाद जब अभिक्रिया खत्म हो जाएगी, अभिक्रिया रुक जाएगी, तो इसकी सांद्रता घट जाएगी और इसकी सांद्रता जो शून्य थी वो शून्य से बढ़कर इसकी कुछ ना कुछ सांद्रता हो जाएगी। यानी कि इसकी सांद्रता घटेगी और इसकी सांद्रता बढ़ेगी। तो कुल मिला के 10 सेकंड में अगर अभिक्रिया पूर्ण हुई तो 10 सेकंड में इसके सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी। इसकी सांद्रता में जो कमी होगी, भाई 10 मोल था, 10 सेकंड बाद 5 मोल हो गया, रह गया, और ये 0 मोल था तो कितना बनेगा? 5 मोल ये विघटित हुआ तो 5 मोल बनेगा, है ना। तो जो सांद्रता में परिवर्तन होता है, जैसे वेग का हम निर्धारण करते हैं, कोई गाड़ी मोटर अगर चलती है सड़क पे तो हम उसका वेग कैसे निर्धारित करते हैं, उसका चाल कैसे निर्धारित करते हैं कि उसने कितनी दूरी तय की और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। तो यहां दूरी, अभिकारक या उत्पाद दूरी तय नहीं करेंगे, बल्कि दूरी की जगह यहां पे इनकी सांद्रता में परिवर्तन होगा। तो जो सांद्रता में परिवर्तन है, मान लीजिए जब टाइम आपका t1 है तो सांद्रता इसकी a1 है और इसकी सांद्रता b1 है, हम 0 नहीं मानते हैं। और जब टाइम t2 हो गया, अभिक्रिया खत्म हो गई, तो इसकी सांद्रता a2 है और इसकी सांद्रता b2 है। जाहिर सी बात है कि यहां पर b2 का मान b1 से ज्यादा होगा क्योंकि ये बनेगा, और यहां पर a2 का मान a1 से कम होगा क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटेगी। तो सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ? a2 माइनस a1 या b2 माइनस b1। इसी सांद्रता में परिवर्तन बटे लगे समय को हम अभिक्रिया की दर कहते हैं, है ना। तो अभिक्रिया की दर एकांक परिभाषित करेंगे तो एकांक समय में अभिक्रिया के किसी एक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर कहते हैं। सूत्र बनाए अगर अभिक्रिया की दर का, तो अभिकारक, कोई भी एक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय, लगा समय मतलब ये इस अभिक्रिया को मान के चलें तो रेट को R से, दर को R से प्रदर्शित करते हैं। तो R अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो A2 माइनस A1 अपॉन
अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, समय अंतराल। तो ये देखिए, अंतिम सांद्रता अभिकारक की कम होती है, प्रारंभिक सांद्रता ज्यादा होती है, तो कम में से ज्यादा घटाओगे तो मान किस में आएगा? ऋणात्मक आएगा ना। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, या अभिक्रिया की दर उत्पाद के पदों में तो अंतिम सांद्रता उत्पाद की माइनस प्रारंभिक सांद्रता उत्पाद की बटे समय अंतराल। तो यहां पे अंतिम सांद्रता उत्पाद की ज्यादा है, तो ये डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी आएगा। ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब ये नहीं है कि अभिक्रिया की दर ऋणात्मक है, अभिक्रिया की दर ऋणात्मक नहीं है। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ साथ घटती है, और धनात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती है। उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, इसलिए यहां पे धनात्मक निशान है, और यहां पे ऋणात्मक इसलिए है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय बीतने के साथ साथ घटेगी। तो अंतिम में से प्रारंभिक घटाओगे तो सांद्रता में परिवर्तन नेगेटिव आएगा, अभिक्रिया की दर नेगेटिव नहीं है। नोट करिए इसको। अब अभिक्रिया की दर जो हमने यहां पे आपको बताया, ये एक निश्चित एक समय अंतराल में अभिक्रिया की दर की गणना की गई है ना, कि 10 सेकंड में अभिक्रिया की दर, 20 सेकंड में अभिक्रिया की दर, 2 घंटे बाद अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर एक समय अंतराल में जब अभिक्रिया की दर निकाली जाती है तो उसे हम कहते हैं औसत दर। क्या कहते हैं? औसत दर। और अगर अभिक्रिया हो रही है और पूछ लिया कि 10वें सेकंड अभिक्रिया की दर क्या है, या 10वें मिनट पे अभिक्रिया की दर क्या है, मतलब एक निश्चित समय पर अभिक्रिया की दर पूछ लिया गया, तो उसे हम कहेंगे तात्क्षणिक दर। क्या कहेंगे? तात्क्षणिक दर। तो अभिक्रिया की दर को 2 तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अभिक्रिया की दर, पहला औसत दर, और दूसरा तात्क्षणिक दर। औसत दर मतलब एवरेज रेट, AVERAGE, एवरेज रेट, और ये इंस्टैंटेनियस रेट। औसत दर क्या है? यह है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की एक समयांतराल में ज्ञात किया गया दर, एक समय अंतराल में, एक निश्चित टाइम इंटरवल में, है ना। लेकिन अगर किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया की दर ज्ञात की जाए तो उसे हम कहते हैं तात्क्षणिक दर, है ना। अभिक्रिया की किसी निश्चित समय पर दर, यह तात्क्षणिक दर है। दोनों को ज्ञात कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे अभिक्रिया की एवरेज वेलोसिटी जो है वो तो वही होगा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, या प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन आर इंस्टैंटेनियस मतलब कि तात्क्षणिक दर, इसमें डेल्टा टी को 0 तक कर देते हैं, मतलब लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, और डेल्टा टी
टेंड्स टू 0 माइनस डेल्टा ए था अपॉन डेल्टा टी था। तो डेल्टा अधिक अंतर के लिए प्रदर्शित किया जाता है। जब डेल्टा टी को 0 की तरफ टेंड करेंगे, लिमिट यूज कर लेंगे, तो ये डी हो जाएगा, मतलब बहुत स्मॉल, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, है ना। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी, इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। ये बहुत छोटे चेंज के लिए है ना। या आर इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 प्लस क्या था, डेल्टा बी था अपॉन डेल्टा टी, तो ये प्लस डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा। ये औसत दर है और ये तात्क्षणिक दर है। ग्राफ्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं, पहले इसको नोट कर ले, तो दोनों को ग्राफ से समझा देता हूं। ग्राफ के माध्यम से समझते हैं औसत दर और तात्क्षणिक दर को। अभिकारकों के लिए भी ग्राफ बना दे रहा हूं और उत्पादों के लिए भी ग्राफ बना दे रहा हूं। ये देखिए, ग्राफ के माध्यम से औसत दर निकालें। इधर सांद्रता को, तो अभिकारक के लिए ये ऐसे आएगा क्योंकि सांद्रता घटेगी अभिकारक की, और इधर समय। तो मान लीजिए ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है, तो T2 पर सांद्रता हो गई C2 और ये है C1, है ना। या दूसरा देखिए, उत्पाद के लिए यही ग्राफ बनाएं। उत्पाद के लिए यही ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, तो उत्पाद के लिए यह ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि सांद्रता बढ़ेगी। तो पहला समय ये T1 और दूसरा समय ये T2। इस पे T1 पे सांद्रता C1 और देखिए T2 पे सांद्रता बढ़ गई C2। उत्पाद के लिए सांद्रता बढ़ गई, है ना। तो औसत वेग, ये देखिए C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये औसत दर है, ठीक है। इसमें यह ध्यान रखना है कि C2 अभिकारक के लिए होगा, तो देखो C2 कम है, C1 ज्यादा है तो ऋणात्मक आ जाएगा, और यहां पे उत्पाद के लिए C2 ज्यादा है, C1 कम है तो धनात्मक आ जाएगा, है ना। और इंस्टेंटेनियस के लिए, यानी कि तात्क्षणिक वेग के लिए, यानी तात्क्षणिक दर के लिए, सांद्रता अभिकारक के लिए ये ऐसे आएगा। समय, तो किसी एक टाइम पर, मान लो टाइम t पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। यहां से एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी, है ना। टेंजेंट खींचना पड़ेगा जो एंगल थीटा पे काटता है। अगर ये O है, ये A है, ये वाला B है, तो इंस्टेंटेनियस टेंजेंट ड्रॉ किया है तो tan थीटा होगा। और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। तो लंब OB बटे आधार OA। ठीक। और इसी तरह अगर उत्पाद के लिए बनाया जाए,
तो उत्पाद के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा, सांद्रता, समय, ये समय हमने लिया t, तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और इसको ऊपर से इस तरह से मिलाएंगे, ये एंगल थीटा, ये ओ ए बी, तो ये वही आएगा आर इंस्टैंटेनियस tan थीटा बराबर ओ बी अपॉन ओ ए। तो इस तरह ग्राफ के माध्यम से हम लोग औसत वेग और तात्क्षणिक वेग की गणना कर सकते हैं। नोट करिए सब लोग ग्राफ अच्छे से। अब देखिए यहां पर इस इतने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जो अभिक्रिया दी जाती है उसमें अभिकारकों और उत्पादों के जो संतुलित करने के लिए जो कोफिशिएंट जोड़े जाते हैं, जैसे a, 2b, 3c, है ना। कभी कभी क्या होता है a प्लस बी बराबर c। कभी कभी क्या होता है कि अब जो कोफिशिएंट है वो बराबर नहीं होते। तो ऐसी स्थितियों में अभिक्रिया की दर हम कैसे निर्धारित करेंगे, आइए देखिए उदाहरणों के माध्यम से चर्चा करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से चर्चा करें। जैसे एक अभिक्रिया है a प्लस बी एरो सी, तो देखिए ये विलोपित होगा, ये विलोपित होगा, इसका निर्माण होगा। तो तीनों के कोफिशिएंट 1 1 1 है, बराबर है। तो यहां पे जो अभिक्रिया की दर लिखते हैं वो लिख सकते हैं इस अभिकारक के पदों में, इस अभिकारक के पदों में और इस उत्पाद के पदों में, किसी के भी पद में लिख सकते हैं। हम तीनों के पद में लिखें तो A के विलोपन का दर बराबर वही होगा B के विलोपन का दर और वही होगा C के निर्माण का दर। C का निर्माण होगा तो C के निर्माण की दर, ठीक। मतलब कि अभिक्रिया का जो रेट होगा R बराबर माइनस dA अपॉन dt, चाहे ये लिखे चाहे लिखे माइनस dB अपॉन dt, और चाहे लिखे प्लस dC अपॉन dt, सब बराबर है। लेकिन अगर यही अभिक्रिया ऐसी हो जाए a प्लस 2b एरो 3c, तब देखिए तब बराबर नहीं होगा। तब देखिए जितना ये विलोपित होगा उसका 2 गुना b विलोपित होगा, और जितना a विलोपित होगा उसका 3 गुना c बनेगा, 3 गुना c का निर्माण होगा। तो अभिक्रिया की जो दर है वो a के विलोपन की दर बराबर, अब इसके विलोपन की दर से b का विलोपन की दर 2 गुनी है, तो बराबर करने के लिए 2 से भाग दे दें, आधा कर दें। b के विलोपन की दर
बराबर, अब C 3 गुना है तो 1/3 करना पड़ेगा। C के निर्माण की दर, C के निर्माण की दर, बोलो ठीक है। तो अब इसको अगर लिखा जाए रेट के फॉर्म में तो A के विलोपन की दर तो माइनस dA/dt, और ये आधा है तो -1/2 dB/dt, और ये 1/3 dC/dt। ये चीज समझने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो कॉफिशिएंट होंगे, जो बैलेंस करने के लिए हम कॉफिशिएंट जोड़ते हैं, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसको रेसिप्रोकल करके, व्युत्क्रम करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, या कह लीजिए कि उसी नंबर से डिवाइड कर देना होगा। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन लगाने में समस्या नहीं आएगी। इसको नोट करिए। तो इसके यूनिट पर आते हैं। चलिए यूनिट पे आते हैं। अभिक्रिया की दर का यूनिट देखते हैं। तो देखिए यूनिट जो है सांद्रता परिवर्तन की यूनिट बटे समय अंतराल की यूनिट, समय अंतराल की यूनिट। तो सांद्रता हो चाहे सांद्रता परिवर्तन हो, उसकी यूनिट तो एक ही होगी, मोल प्रति लीटर, और समय की यूनिट को हम समय ही रखते हैं, क्योंकि आप सेकंड ले सकते हैं या मिनट ले सकते हैं या घंटा ले सकते हैं या वर्ष ले सकते हैं, दिन ले सकते हैं या वर्ष ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं समय की जगह पर। तो यूनिट हो गया इसका मोल प्रति लीटर प्रति समय, ये इसकी यूनिट हो गई। किसका? अभिक्रिया की दर की यूनिट। ठीक है, इसी यूनिट में हम इसे प्रदर्शित करेंगे। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, मोल प्रति लीटर प्रति घंटा, मोल प्रति लीटर प्रति दिन, मोल प्रति लीटर प्रति वर्ष। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी के साथ मैं एक वर्कशीट अटैच कर दे रहा हूं, उसके क्वेश्चंस हम यहां पे सॉल्व कर देते हैं। 4-5 क्वेश्चन है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अब आज की ही क्लास में हम लोग ले लेते हैं, अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है वर्कशीट का, 450
डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के विघटन की दर N2O5 के विघटन की दर ये दिया है 1.8 इंटू 10⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो NO2 और O2 के निर्माण की दर ज्ञात कीजिए। NO2 और O2, इसका मतलब कि N2O5 जब विघटित होगा तो NO2 बनाएगा और O2 बनाएगा। अभिक्रिया को संतुलित कर लिया जाए तो यहां 2 से गुणा कर दीजिए, यहां 4 से गुणा कर दीजिए। देखिए हो गया, 2 पचे 10, 4 दूना 8, 2 10। ठीक, तो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया का रेट -1/2 dN2O5 अपॉन dt। ये दोनों उत्पाद है तो प्लस में होगा, लेकिन 4 है तो 1/4 dNO2 अपॉन dt dO2 अपॉन dt। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन में N2O5 के विघटन की दर दिया है। इसका मतलब क्या दिया है, विघटन है ना, तो माइनस में होगा। N2O5 अभिकारक है अपॉन dt, इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1/2 हटा दे तो बाकी का मान दिया हुआ है। तो आपको पूछा है d NO2 अपॉन dt का मान पूछा है ना, NO2 के निर्माण की दर और O2 के निर्माण की दर dO2 अपॉन dt पूछा है। तो देखिए ये 1/2 को छिपा दे तो इतने का मान वो दिया है 1.8 10⁻⁴। 1/2 भी है तो मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो 1/2 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴, ये तो यही हो गया। अब ये 4 भी उधर भेजोगे ना तो 4 यहां डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 4 कट गया, 2 बचा, 2 से गुणा कर लो, 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये आ गया NO2 के निर्माण की दर। अब देखिए इतना फिर नोट कर लीजिए, 1/2 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। अब यहां पे देखिए कोई कोफिशिएंट नहीं, तो कुछ नहीं जाएगा, तो इतना ही रहेगा। तो ये आएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, है ना। आसानी से ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप सही से लिख लेते हो तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर ये इसमें दिक्कत होगी तो समस्या आएगी। ठीक है, 1-2 और क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आएगा तो उससे और ज्यादा समझ में आएगा। नोट करिए पहले इसको। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2A उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। कह रहा है कि A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। मतलब 0.5 मोल पर लीटर ये A की सांद्रता थी और अब रह गई कितनी, 0.4 मोल प्रति लीटर A की सांद्रता रह गई। तो अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए इस समय अंतराल में। तो देखिए
टाइम जब 0 था तो इसकी सांद्रता 0.5 मोल प्रति लीटर है ना, और जब टाइम 10 मिनट हो गया तो 0.4 मोल प्रति लीटर। तो सांद्रता में परिवर्तन, देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये इसका कोफिशिएंट 2 है, तो जितना परिवर्तन होगा उसका 2 गुना हो जाएगा, है ना। ये देखिए अभिक्रिया की जो दर होगी ये -1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T ये होगा, 1/2 रहेगा। तो -1/2 डेल्टा A मतलब A2 - A1 है ना, यहां माइनस मत लीजिए, वो अपने आप माइनस आ जाएगा। 0.4 - 0.5 बाई 10 मिनट, ठीक। तो ये कितना आया 0.1/10 माइनस, घटाओगे माइनस में आएगा 0.1/20, तो ये हो गया 1/200, 0.05 मोल पर लीटर पर मिनट है। 10 मिनट में कह रहा था तो पर मिनट है, ये आंसर हो गया। ये ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट का ध्यान रखना है, उसमें अगर आपने गलती की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तीसरा N2O5 के अपघटन, यही जो अभिक्रिया हमने दी है, पहले क्वेश्चन में जो अभिक्रिया दी थी वही अभिक्रिया है। तो कह रहा है कि N2O5 की सांद्रता 2.33 मोल प्रति लीटर थी, जो 184 मिनट बाद घटकर 2.08 मोल प्रति लीटर रह गई। तो सांद्रता में परिवर्तन पता हो गया और 184 मिनट बाद तो समय दिया है। तो कह रहा है कि अभिक्रिया की दर की गणना कीजिए, किसमें, घंटों में, मिनटों में और सेकेंडों में। तो अभिक्रिया ये थी 4NO2 और O2, ठीक। तो अभिक्रिया की जो दर है, रेट है, वो 1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, ये N2O5 के पदों में। तो यहां पर अभिक्रिया की दर जो आई 1/2 इंटू अंतिम सांद्रता है 2.08 माइनस 2.33 बटे 184, ये जो मान आएगा ये आएगा मोल प्रति लीटर प्रति मिनट में, ठीक है। अब इसको घंटे में परिवर्तित करना है तो 1/2 मिनट है प्रति मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट में 1/60 घंटे है ना। तो 1/2 2.08 माइनस 2.33 बटे 184 मिनट है। भाई देखिए 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 घंटा, तो 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा, तो 184 मिनट बराबर 184 बटे 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो 60 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, है ना। यह आएगा मोल प्रति लीटर प्रति घंटा, है ना। और सेकंड में तो 1 मिनट को सेकंड में बदलना है तो इसमें 60 से गुणा कर दीजिए, नीचे 60 से गुणा हो जाएगा, है ना। तो 1/2 गुणे 2.08 माइनस 2.33 बटे 184 गुणे 60 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो ये तो अभिक्रिया की दर आ गई मिनट में, घंटे में और सेकंड में। अब इसमें आगे भी क्वेश्चन पूछा है, आगे क्वेश्चन पूछा है कि इस समय अंतराल में NO2 के उत्पाद की दर,
तो NO जैसा पहला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसा ही है, आप लोग सभी लोग करने का कोशिश करिएगा, सबका हो जाएगा। नोट करिए। तो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए अभिक्रिया दिया है 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2O। तो अभिक्रिया की जो दर होगी ये -1/4 DNH3 अपॉन DT -1/5 DO2 अपॉन DT 1/4 DNO अपॉन DT 1/6 DH2O अपॉन DT। यह अभिक्रिया की दर है। तो इसमें आपको दे रहा है अमोनिया के ऑक्सीकरण की दर, मतलब -DNH3 अपॉन DT का मान दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो पूछा है क्वेश्चन में, यह भी बिल्कुल आसान सवाल है, वैसा ही जैसा लगवाया मैंने वैसा ही करना है। क्वेश्चन में पूछा है DO2 अपॉन DT का मान, DNO अपॉन DT का मान पूछा है, और एक पूछा है DH2O अपॉन DT का मान पूछा है। हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान सवाल है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन का नियम, जिसे एक्टिव मास के मेन चीज हमें वेग नियतांक का मान समझना है। वेग नियतांक समझ में आएगा तो काफी चीजें हमको और क्लियर होंगी। और दूसरी चीज, अब इस चैप्टर में अगला जो टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो अगली क्लास में हम लोग इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे, वो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिकारकों की सांद्रता एक कारक होगा, अभिकारकों की प्रकृति दूसरा कारक होगा, अभिकारकों की अवस्था तीसरा कारक होगा, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव, है ना, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति का प्रभाव। तो इन सब बातों पे डिटेल में चर्चा करेंगे अगली क्लास में, है ना। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए, क्वेश्चन करिए। जो क्वेश्चन मैंने कराए एनसीईआरटी बुक के भी कुछ क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं, क्वेश्चन करिए और अपना ध्यान रखिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग मेरी बताई बातों को फॉलो करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।